दूध लाई हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा नवेरा पी। लेकिन तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है नूर। तुम्हें पता है मैं कल हॉस्पिटल गई हूँ, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। देखो नूर, पीना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं क्या करूँ नवेरा पी, मेरा कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं चाहता। डॉक्टर्स, नर्सेज, नूर कैसी है, कब आएगी, ज्वाइन कब करेगी? मैंने कब तबीयत ठीक होगी तभी ज्वाइन करेगी ना, इसलिए चलो शाबाश पियो। आई एम सॉरी नवेरा पी, मेरे गलती से स्लिप हो गया हाथ। ये क्या कर दिया तुमने? अंधी हो, नजर नहीं आ रहा है? सब जाया कर दिया। क्या हो गया नवेरा तुम्हें? मेरा हाथ लग गया और गिर गया। चलो कोई बात नहीं, मैं मेड से कह के सफाई करवा देती हूँ। कोई बात नहीं, सारा गिरा दिया इसने। उसने जानबूझकर तो नहीं गिराया ना, हाथ लग गया उसका। और वैसे तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? क्योंकि दोबारा गर्म करके लाना पड़ेगा, इतनी मुश्किलों से लाई थी। तुम रहने दो, मैं खुद गर्म करके ले आऊंगी। मैं लाती हूँ। हाँ नवेरा पी, मैं कह रही हूँ ना, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लाके दे दूंगी। तुम जाओ अपने कमरे में। भाभी ले आएंगी मेरे लिए दूध। आप परेशान हो? मैं लेकर आती हूँ दूध तुम्हारे लिए गर्म करके। मेड से कहती हूँ सफाई भी करे। थैंक यू भाभी। मुझे एक बात बताओ तो, तुम नवेरा के साथ राब्ते में क्यों? तुम दोनों की तो मंगनी भी खत्म हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में तुम दोनों का कोई ताल्लुक तो नहीं होना चाहिए। आप ही मंगनी खत्म हुई है, लेकिन अभी भी हम कजिन्स हैं, रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ ना। देखो आरिश, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कि तुम उसकी बहन का घर बर्बाद कर रहे हो, इसके लिए तो उसको तुमसे नाराज होना चाहिए, ना कि वो तुम्हारे साथ राब्ते में रहे। मुझे 100% ये बात श्योर है कि आपको लगता है कि नूर का घर बर्बाद हो रहा है? इसके पीछे नवेरा का ही हाथ है, तुमसे ज्यादा। नूर का घर बर्बाद हो रहा है, वो भी नवेरा की वजह से। आप ना खामखा परेशान हो रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, नूर और अलियान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ना, नवेरा बहुत बड़ी गेम खेल रही है। अच्छा, आपको लगता है कि नवेरा नूर का घर बर्बाद करे? अच्छा मुझे बताओ, तुम दोनों राब्ते में क्यों? क्या वजह इसकी? नहीं बताना ना तुमने, ना बताओ। वो वहां अलियान के साथ भी राब्ते में और यहाँ तुम्हारे साथ भी। समझ आई तुम्हें? आगे तुम्हारी मर्जी। और आपको ये बात मालूम? अच्छा कि अलियान ने नूर को डिवोर्स का नोटिस भेजा। ठीक है, बच्चे तो तुम नहीं हो, यकीनन नवेरा नहीं बताई होगी, है ना? नवेरा ने तुम्हें डिवोर्स वाली बात तो बता दी, क्या उसने तुम्हें ये बताया कि नूर प्रेग्नेंट है? नहीं बताया ना? क्यों बताती वो तुम्हें? ऐसे ही है ना? ये झूठ नहीं है, यही हकीकत है। आरिश, नवेरा सिर्फ तुम्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। उसके इशारों पे मत नाचो तुम। नवेरा से पूछो ना ये बात कि उसने तुमसे ये बात क्यों छुपाई, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी सारी हकीकत क्या है। नूर प्रेग्नेंट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं। हाय नवेरा, कैसी हो? नाजरीन, इस ड्रामे में देखते हैं हम डॉक्टर और बहू वाले में कि वो लोग एक सैलून पर कपड़े देखने के लिए गए होते हैं ताकि सानिया की शादी के लिए वो सामान इकट्ठा कर सकें। सैलून का मालिक उनके पास आकर सानिया से कहता है कि सानिया, अगर आपको कोई और कपड़े भी देखने हैं तो मैं अपने
नौकर को कहकर आपके लिए इससे भी बेहतरीन कपड़े मंगवा कर दे देता हूँ, शायद आपको वो कपड़े पसंद आ जाएं। इसी के साथ सानिया उससे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी मैंने इन तमाम कपड़ों की छानबीन की है, लेकिन इनमें से मुझे कोई भी कपड़ा इतना अच्छा नहीं लगा जो कि मैं अपनी शादी के लिए पसंद कर सकूं। अगर बेहतर यही होगा जिस तरह आपने कहा है कि आपके पास और भी कपड़े मौजूद हैं, अगर वो एक्सपेंसिव भी हैं तो कोई बात नहीं, हम उनकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप वो कपड़े अपने नौकर से कहकर हमें मंगवा देते हैं तो उन्हें भी हम ज़रूर देख लेंगे। जिसके जवाब में उसका मालिक कहता है कि जी बेहतर होगा अगर आप हमारे साथ आकर हमारी नई शॉप का विजिट करें, तो वहाँ पर तमाम वैरायटियाँ मौजूद हैं। उम्मीद है कि उनमें से आपको कोई ना कोई शादी के लिए जोड़ा ज़रूर पसंद आ जाएगा। इसी के साथ दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और एक दूसरे से मशवरा करती हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया, जिस तरह आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी के साथ सानिया का होने वाला हस्बैंड वहाँ पर बैठा होता है, जो कि लैपटॉप में कुछ काम वगैरह कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम होता है, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम वगैरह कर रहा होता है। इसी के साथ सानिया सैलून के मालिक से बातचीत करके उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बात करने वाली होती है कि वो कहता है कि हारिस क्यों बार बार यहाँ हमें तंग करने आ जाता है। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे वालिद का तुम्हारा वालिद उसका चचा लगता है। ये सुनकर सानिया कहती है कि बिल्कुल वो एक इडियट शख्स है। हमने और मेरे वालिद ने उसे कई बार मना किया है कि वो हमारे मामलों में टांग ना अड़ाए, लेकिन उसे हमारी बातों की समझ नहीं आती और बार बार हमें तंग करने के लिए हमारे घर आ जाता है। मेरे वालिद साहब ने भी उसे कई बार मना किया है, लेकिन वो बार बार हमारे घर आकर मेरे वालिद साहब को तंग करता है, बदमाशी दिखाता है। लेकिन मेरे वालिद साहब एक शरीफ आदमी हैं और उनके वालिद भी वफात पा चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे वालिद उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं ताकि उसको वालिद की कमी महसूस ना हो। लेकिन मेरे कज़न को इज्जत रास नहीं आती और वो बार बार हमें और मेरे वालिद को तंग करने के लिए हमारे घर के चक्कर लगाता रहता है। हत्ता कि मेरे वालिद ने उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी भी कर दी है, जो कि उसके वालिद का हिस्सा बनता था, लेकिन उसे ये इज्जत रास नहीं आती और वो बार बार दूसरा मेरे वालिद का हिस्सा भी मांगने के लिए हमारे घर का रुख करता है। मेरे वालिद साहब ने लॉयर से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हम इसका इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ वो अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाती है। हारिस वो कहता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि माकू टेंड्रेली वो कह रहा होता है। इसी के साथ वो हंसने लगती है कि मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, और इसी के साथ वो पूछता है कि इस सैलून में आकर क्या आपको कपड़े पसंद आए हैं, जिसके जवाब में वो जवाब देती है कि हाँ, यहाँ पर हमें कपड़े पसंद नहीं आए। सैलून के मालिक ने कहा है कि हमारी दूसरी दुकान में कई ऐसे और इससे ज़्यादा खूबसूरत कपड़े मौजूद हैं। अगर आप चाहें और हमारे साथ चलना चाहें तो हम आपको अपनी दूसरी दुकान में लेकर जाते हैं, जहां पर आपको इससे भी खूबसूरत कपड़े देखने को मिलेंगे। ये सुनकर वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, जिस तरह आप चाहें बिल्कुल वैसा ही होगा। हम ज़रूर
उन की दूसरी दुकान का विजिट जरूर करेंगे। अगर वहां पर खूबसूरत कपड़े मौजूद हैं तो इससे बेहतर क्या होगा कि वहां पर हमें अपनी शादी के लिए खूबसूरत जोड़ा मिल जाए। इसी के साथ वो अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरी कार एक हादसे में इसका शिकार हो चुकी थी और वो इसी के साथ वहां पर दूसरा तीसरा दिन है कि मेरी कार वहां पर ठहरी हुई है। वो अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की वहां पर से चली जाती है और तमाम कपड़े देखने के बाद वो कहते हैं कि हमें दूसरी दुकान का विजिट करना होगा। इसके बाद मंजर तब्दील करके हम देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक शख्स टीवी के सामने अपना ही शो देख रहा होता है, जहां पर उसने किसी बड़ी कंपनी के साथ मुआहिदा करके खुद को एक बेहतरीन डॉक्टर साबित करने के लिए खुद पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो एक अच्छा डॉक्टर खुद को साबित करना चाहता था। उसकी बीवी उसके पास आकर कहती है कि नाश्ता तैयार है, अगर तुम नाश्ता करना चाहते हो तो खाने की मेज पर आ सकते हो, तमाम लोग वहां पर आ जाएंगे। जिसके जवाब में ये शख्स उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे फिलहाल नहीं खाना, अगर मैंने नाश्ता करना हुआ तो तुम यहाँ पर मेरे लिए ले आओ, मैं नाश्ता कर लूँगा। यहाँ पर मैं खुद का एक बेहतरीन सेगमेंट देख रहा हूँ, बहुत जल्द मुझे इसकी रिपोर्ट आगे भेजनी है कि ये सेगमेंट किस तरह बना है और इसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। इसका नाम डॉक्टर फैजान होता है। टीवी पर वो खुद ही अपना शो देख रहा होता है जिसमें उसके बारे में तमाम चीज़ें बताई जा रही होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा शख्स दुल्हा खुद मैसेज कर रहा होता है किसी को कि तमाम इंतजामात तैयार कर लिए जाएं, आज हम लड़की के घर वालों के घर उनका रिश्ता मांगने जाएंगे। मुझे किसी किस्म की कमी नहीं देखनी चाहिए, जो जो चीज़ें तुम्हें ज़रूरत है मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेना और उन तमाम चीज़ों जो हमें मुहैया की गई हैं उन तमाम चीज़ों का तुमने एक वो कर लेना है। इसी के साथ वो खुद देख रहा होता है टाइम और अपने मोबाइल में देखता है कि वो भी एक डॉक्टर बन रहा होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी उसकी पढ़ाई जारी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कमरे में उसके लिए खाना लेकर आया जा रहा होता है। वो खुद अपना शो देख रहा होता है और कहता है कि तमीमा डॉक्टर ने आखिरकार इस मर्ज का पता लगा लिया। वो इस मर्ज पर बहुत ही रिसर्च कर रही थी। उसकी बीवी ये देखकर हसद करने लगती है और कहती है कि ये लड़की आखिरकार अपने मंसूबे में कैसे कामयाब हो गई, जब आज से 5 साल पहले ये हमारे हॉस्पिटल में थी तो ये किसी काम की नहीं थी। मेरे बाबा ही ने इसे तमाम अद्वियात के नाम बताए और तमाम चीज़ों के बारे में इसे बताया। आज देखो कि ये अमेरिका में जाकर प्रोग्राम कर रही है और ख़ुद की डिजीज़ के बारे में रिसर्च कर रही है। मुझे तो इस पर यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ये किस तरह कामयाब हो गई और इसने तुम्हारे साथ शो में भी हिस्सा लिया है। वाकई मानने वाली बात है कि इसने 5 सालों में इतनी ज़्यादा मेहनत करके ख़ुद का नाम आज पाकिस्तान में रोशन कर लिया। ये बीमारी इसके बारे में मेरे ख्याल से इसने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है तो आज ये इस स्टेज पर आ पहुंची है। जिसके जवाब में उसका शौहर उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, तुम आज देख सकती हो कि अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में इसे दाखिला मिल चुका है और इसने 5 साल इस बीमारी के मुतालिक पढ़ाई की है और आखिरकार ये कामयाब भी हो गई है और तुम्हें इससे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुद ही को देख लो, आज से 3 साल पहले तुम्हें एक इंजेक्शन नहीं लगाना आता था, लेकिन आज तुम भी एक माहिर डॉक्टर हो और अपने वालिद के साथ हॉस्पिटल में तुम काम कर रही हो। हाँ, इसी तरह होता है
जब बंदा एक फील्ड में घुस जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये क्या चीज़ें हैं और किस बारे में वो रखती हैं। इसी के साथ वो लड़की ये सुनकर खामोश हो जाती है और अपने शौहर की तरफ देखने लगती है और उसका शौहर भी टीवी में बैठा होता है जो कि शो कर रहा होता है। वो कहती है कि बिल्कुल मैं जान गई हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि आगे की तरफ हमें दिखाया जाता है कि लड़की वाले घर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके पास एक लायर आ रहा होता है। ये बात उनके भतीजे के बारे में होती है क्योंकि उनका भतीजा उन्हें बार बार तंग करता है और एक बार इसने प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा दे भी दिया, लेकिन वो बार बार इसे तंग करता है कि मुझे और भी हिस्सा चाहिए। लेकिन इसका चचा अब खामोश रहने वालों में से नहीं है। उसने फैसला किया है कि अब इसे इसके जुर्म की सज़ा देनी चाहिए क्योंकि ये बार बार मुझे तंग कर रहा है। इसी के साथ उसने अपने वकील से बात की है कि मुझे इसका कोई हल बताया जाए क्योंकि इसके वालिद का जितना भी हिस्सा बनता था वो तमाम का तमाम हिस्सा मैंने इसे दे दिया है और इसके नाम पर कर लिया है। हत्ता कि इसके नाम पर जो भी जायदाद की गई है इसने तमाम जायदाद को फ़रोख्त कर लिया है और फ़रोख्त करने के बाद इसने उस तमाम जायदाद को खा भी लिया है। इस तमाम पैसे को तितर बितर करने के बाद अब ये दोबारा मेरे से जायदाद का मुतालबा कर रहा है। वकील साहब, आप तो जानते ही हैं ना, मैंने पूरे ईमानदारी के साथ मेरे भाई का जो भी हिस्सा बनता था वो तमाम का तमाम हिस्सा मैंने इसके सुपुर्द कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे घर ये आकर बदमाशी करता है। मेरी जवान बेटियां हैं, लोग क्या कहेंगे कि आखिरकार बार बार ये मेरे घर क्यों आता रहता है। जिसके जवाब में वकील साहब इसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बार कोर्ट्स की तरफ से ऑर्डर आ चुके हैं। इसी के साथ वकील साहब उसके हवाले एक कागज़ का टुकड़ा करते हैं और कहते हैं कि आप इसमें देख सकते हैं, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर और वाज़े तौर पर यह बात हाईलाइट की गई है कि अगर आपका भतीजा अगली बार आपके घर के इर्द गिर्द भी भटका तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और 3 साल की कैद भी की जाएगी। अगर इसके बाद आप उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं थाने के अंदर तो इस पर जल्द ही दरामद बाकात किया जाएगा, क्योंकि इसकी बात कोर्ट की तरफ से आर्डर साफ तरीके से आ चुके हैं। पहले आपने मुझे नहीं बताया, वरना इसका बंदोबस्त मैं बहुत पहले ही कर चुका होता, लेकिन अब आपको परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसकी बार उम्मीद है कि जब उसे इस नोटिस के बारे में पता चलेगा तो दोबारा वो आपके घर के आसपास भटकने का सोचेगा भी नहीं, अगर इसे अपनी ज़िंदगी प्यारी होगी। लेकिन अगर इसने दोबारा कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी के साथ वकील साहब उनके हवाले कुछ और कागजात भी करते हैं, क्योंकि इनकी 2 बेटियां हैं और उनका भाई कोई नहीं है। उनके वालिद ये सोचते हैं कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी तमाम जायदाद मेरी दोनों बेटियों के दरमियान में तकसीम कर दी जाए, ताकि जब मैं मरूं तो ये मेरा भतीजा इन्हें दोबारा तंग ना करे, और जैसे ही मैं वफ़ात पाऊं तो उसके बाद डायरेक्टली मेरी तमाम जायदाद मेरी भतीजे के पास जाने से पहले मेरी तमाम दोनों बेटियों के नाम कर दी जाए। इसी के साथ वो उन कागजात पर दस्तखत करता है और दस्तखत करने के बाद वो वकील से कहता है कि जितना हो जल्दी हो सके इन तमाम कागजात को कोर्ट में पेश करो और उसके बाद मुझे बताना कि क्या ये तमाम कागजात पर जो मैंने दस्तखत किए हैं और जो कोर्ट की तरफ से आर्डर आया है, क्या ये आर्डर इस पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। जिसके जवाब में वकील कहता है कि मैंने आपसे कहा है कि ये आर्डर कोर्ट की तरफ से है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर परेशान होते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी परेशानी का। नाजरीन, इस ड्रामे में देखते हैं हम डॉक्टर और बहू वाले में कि वो लोग एक सैलून पर कपड़े देखने के लिए गए होते हैं ताकि सानिया की शादी के लिए वो सामान इकट्ठा कर सकें।
सैलून का मालिक उनके पास आकर सानिया से कहता है कि सानिया, अगर आपको कोई और कपड़े भी देखने हैं तो मैं अपने नौकर को कहकर आपके लिए इससे भी बेहतरीन कपड़े मंगवा कर दे देता हूँ, शायद आपको वो कपड़े पसंद आ जाएं। इसी के साथ सानिया उससे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी मैंने इन तमाम कपड़ों की छानबीन की है, लेकिन इनमें से मुझे कोई भी कपड़ा इतना अच्छा नहीं लगा जो कि मैं अपनी शादी के लिए पसंद कर सकूं। अगर बेहतर यही होगा जिस तरह आपने कहा है कि आपके पास और भी कपड़े मौजूद हैं, अगर वो एक्सपेंसिव भी हैं तो कोई बात नहीं, हम उनकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप वो कपड़े अपने नौकर से कहकर हमें मंगवा देते हैं तो उन्हें भी हम ज़रूर देख लेंगे। जिसके जवाब में उसका मालिक कहता है कि जी बेहतर होगा अगर आप हमारे साथ आकर हमारी नई शॉप का विज़िट करें तो वहाँ पर तमाम वैरायटियाँ मौजूद हैं। उम्मीद है कि उनमें से आपको कोई ना कोई शादी के लिए जोड़ा ज़रूर पसंद आ जाएगा। इसी के साथ दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और एक दूसरे से मशवरा करती हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया, जिस तरह आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी के साथ सानिया का होने वाला हस्बैंड वहाँ पर बैठा होता है जो कि लैपटॉप में कुछ काम वगैरह कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम होता है, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम वगैरह कर रहा होता है। इसी के साथ सानिया सैलून के मालिक से बातचीत करके उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे बात करने वाली होती है कि वो कहता है कि हारिस क्यों बार बार यहाँ हमें तंग करने आ जाता है। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे वालिद का तुम्हारा वालिद उसका चचा लगता है। ये सुनकर सानिया कहती है कि बिल्कुल वो एक इडियट शख्स है। हमने और मेरे वालिद ने उसे कई बार मना किया है कि वो हमारे मामलों में टांग ना अड़ाए, लेकिन उसे हमारी बातों की समझ नहीं आती और बार बार हमें तंग करने के लिए हमारे घर आ जाता है। मेरे वालिद साहब ने भी उसे कई बार मना किया है, लेकिन वो बार बार हमारे घर आकर मेरे वालिद साहब को तंग करता है, बदमाशी दिखाता है। लेकिन मेरे वालिद साहब एक शरीफ आदमी हैं और उनके वालिद भी वफात पा चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे वालिद उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं ताकि उसको वालिद की कमी महसूस ना हो। लेकिन मेरे कज़न को इज्जत रास नहीं आती और वो बार बार हमें और मेरे वालिद को तंग करने के लिए हमारे घर के चक्कर लगाता रहता है। हत्ता कि मेरे वालिद ने उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी भी कर दी है जो कि उसके वालिद का हिस्सा बनता था, लेकिन उसे ये इज्जत रास नहीं आती और वो बार बार दूसरा मेरे वालिद का हिस्सा भी मांगने के लिए हमारे घर का रुख करता है। मेरे वालिद साहब ने लॉयर से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हम इसका इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ वो अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाती है। हारिस वो कहता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि माँ को 10 रियली वो कह रहा होता है। इसी के साथ वो हंसने लगती है कि मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ वो पूछता है कि इस सैलून में आकर क्या आपको कपड़े पसंद आए हैं, जिसके जवाब में वो जवाब देती है कि हाँ, यहाँ पर हमें कपड़े पसंद नहीं आए। सैलून के मालिक ने कहा है कि हमारी दूसरी दुकान में कई ऐसे और इससे ज़्यादा खूबसूरत कपड़े मौजूद हैं। अगर आप चाहें और हमारे साथ चलना चाहें तो हम आपको अपनी दूसरी दुकान में लेकर जाते हैं, जहां पर आपको इससे भी खूबसूरत कपड़े
देखने को मिलेंगे। ये सुनकर वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, जिस तरह आप चाहें बिल्कुल वैसा ही होगा। हम ज़रूर उनकी दूसरी दुकान का विजिट ज़रूर करेंगे। अगर वहाँ पर खूबसूरत कपड़े मौजूद हैं तो इससे बेहतर क्या होगा कि वहाँ पर हमें अपनी शादी के लिए खूबसूरत जोड़ा मिल जाए। इसी के साथ वो अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरी कार एक हादसे में इसका शिकार हो चुकी थी और वो इसी के साथ वहाँ पर दूसरा तीसरा दिन है कि मेरी कार वहाँ पर ठहरी हुई है। वो अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर से चली जाती है और तमाम कपड़े देखने के बाद वो कहते हैं कि हमें दूसरी दुकान का विज़िट करना होगा। इसके बाद मंजर तब्दील करके हम देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक शख्स टीवी के सामने अपना ही शो देख रहा होता है, जहाँ पर उसने किसी बड़ी कंपनी के साथ मुआहिदा करके खुद को एक बेहतरीन डॉक्टर साबित करने के लिए खुद पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो एक अच्छा डॉक्टर खुद को साबित करना चाहता था। उसकी बीवी उसके पास आकर कहती है कि नाश्ता तैयार है, अगर तुम नाश्ता करना चाहते हो तो खाने की मेज़ पर आ सकते हो, तमाम लोग वहाँ पर आ जाएंगे। जिसके जवाब में ये शख्स उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे फ़िलहाल नहीं खाना, अगर मैंने नाश्ता करना हुआ तो तुम यहाँ पर मेरे लिए ले आओ, मैं नाश्ता कर लूँगा। यहाँ पर मैं खुद का एक बेहतरीन सेगमेंट देख रहा हूँ, बहुत जल्द मुझे इसकी रिपोर्ट आगे भेजनी है कि ये सेगमेंट किस तरह बना है और इसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। इसका नाम डॉक्टर फैज़ान होता है। टीवी पर वो खुद ही अपना शो देख रहा होता है जिसमें उसके बारे में तमाम चीज़ें बताई जा रही होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा शख्स दुल्हा खुद मैसेज कर रहा होता है किसी को कि तमाम इंतज़ामात तैयार कर लिए जाएं, आज हम लड़की के घर वालों के घर उनका रिश्ता मांगने जाएंगे। मुझे किसी किस्म की कमी नहीं देखनी चाहिए, जो जो चीज़ें तुम्हें ज़रूरत है मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेना और उन तमाम चीज़ों जो हमें मुहैया की गई हैं उन तमाम चीज़ों का तुमने एक वो कर लेना है। इसी के साथ वो खुद देख रहा होता है टाइम और अपने मोबाइल में देखता है कि वो भी एक डॉक्टर बन रहा होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी उसकी पढ़ाई जारी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कमरे में उसके लिए खाना लेकर आया जा रहा होता है। वो खुद अपना शो देख रहा होता है और कहता है कि तमीमा डॉक्टर ने आखिरकार इस मर्ज़ का पता लगा लिया। वो इस मर्ज़ पर बहुत ही रिसर्च कर रही थी। उसकी बीवी ये देखकर हसद करने लगती है और कहती है कि ये लड़की आखिरकार अपने मंसूबे में कैसे कामयाब हो गई, जब आज से 5 साल पहले ये हमारे हॉस्पिटल में थी तो ये किसी काम की नहीं थी। मेरे बाबा ही ने इसे तमाम अद्वियात के नाम बताए और तमाम चीज़ों के बारे में इसे बताया। आज देखो कि ये अमेरिका में जाकर प्रोग्राम कर रही है और ख़ुद की डिजीज़ के बारे में रिसर्च कर रही है। मुझे तो इस पर यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ये किस तरह कामयाब हो गई और इसने तुम्हारे साथ शो में भी हिस्सा लिया है। वाकई मानने वाली बात है कि इसने 5 सालों में इतनी ज़्यादा मेहनत करके खुद का नाम आज पाकिस्तान में रोशन कर लिया। ये बीमारी, इसके बारे में मेरे ख्याल से इसने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है तो आज ये इस स्टेज पर आ पहुंची है। जिसके जवाब में उसका शौहर उससे कहता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तुम आज देख सकती हो कि अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में इसे दाखिला मिल चुका है और इसने 5 साल इस बीमारी के मुतालिक पढ़ाई की है और आखिरकार ये कामयाब भी हो गई है और तुम्हें इससे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुद ही को देख लो, आज से 3 साल पहले तुम्हें एक इंजेक्शन नहीं लगाना आता था, लेकिन आज
तुम भी एक माहिर डॉक्टर हो और अपने वालिद के साथ हॉस्पिटल में तुम काम कर रही हो। हाँ, इसी तरह होता है। जब बंदा एक फील्ड में घुस जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये क्या चीज़ें हैं और किस बारे में वो रखती हैं। इसी के साथ वो लड़की ये सुनकर खामोश हो जाती है और अपने शौहर की तरफ देखने लगती है और उसका शौहर भी टीवी में बैठा होता है जो कि शो कर रहा होता है। वो कहती है कि बिल्कुल मैं जान गई हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि आगे की तरफ हमें दिखाया जाता है कि लड़की वाले घर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके पास एक लायर आ रहा होता है। ये बात उनके भतीजे के बारे में होती है क्योंकि उनका भतीजा उन्हें बार बार तंग करता है और एक बार इसने प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा दे भी दिया, लेकिन वो बार बार इसे तंग करता है कि मुझे और भी हिस्सा चाहिए। लेकिन इसका चचा अब खामोश रहने वालों में से नहीं है। उसने फैसला किया है कि अब इसे इसके जुर्म की सज़ा देनी चाहिए क्योंकि ये बार बार मुझे तंग कर रहा है। इसी के साथ उसने अपने वकील से बात की है कि मुझे इसका कोई हल बताया जाए क्योंकि इसके वालिद का जितना भी हिस्सा बनता था वो तमाम का तमाम हिस्सा मैंने इसे दे दिया है और इसके नाम पर कर लिया है। हत्ता कि इसके नाम पर जो भी जायदाद की गई है इसने तमाम जायदाद को फ़रोख्त कर लिया है और फ़रोख्त करने के बाद इसने उस तमाम जायदाद को खा भी लिया है। इस तमाम पैसे को तितर बितर करने के बाद अब ये दोबारा मेरे से जायदाद का मुतालबा कर रहा है। वकील साहब, आप तो जानते ही हैं ना, मैंने पूरे ईमानदारी के साथ मेरे भाई का जो भी हिस्सा बनता था वो तमाम का तमाम हिस्सा मैंने इसके सुपुर्द कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे घर ये आकर बदमाशी करता है। मेरी जवान बेटियां हैं, लोग क्या कहेंगे कि आखिरकार बार बार ये मेरे घर क्यों आता रहता है। जिसके जवाब में वकील साहब इसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बार कोर्ट्स की तरफ से आर्डर आ चुके हैं। इसी के साथ वकील साहब उसके हवाले एक कागज़ का टुकड़ा करते हैं और कहते हैं कि आप इसमें देख सकते हैं, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर और वाज़े तौर पर यह बात हाईलाइट की गई है कि अगर आपका भतीजा अगली बार आपके घर के इर्द गिर्द भी भटका तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और 3 साल की कैद भी की जाएगी। अगर इसके बाद आप उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं थाने के अंदर तो इस पर जल्द ही दरामद बाकाल किया जाएगा क्योंकि इसकी बात कोर्ट की तरफ से आर्डर साफ तरीके से आ चुके हैं। पहले आपने मुझे नहीं बताया वरना इसका बंदोबस्त मैं बहुत पहले ही कर चुका होता, लेकिन अब आपको परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसकी बार उम्मीद है कि जब उसे इस नोटिस के बारे में पता चलेगा तो दोबारा वो आपके घर के आसपास भटकने का सोचेगा भी नहीं अगर इसे अपनी ज़िंदगी प्यारी होगी। लेकिन अगर इसने दोबारा कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी के साथ वकील साहब उनके हवाले कुछ और कागजात भी करते हैं क्योंकि इनकी 2 बेटियां हैं और उनका भाई कोई नहीं है। उनके वालिद ये सोचते हैं कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी तमाम जायदाद मेरी दोनों बेटियों के दरमियान में तकसीम कर दी जाए ताकि जब मैं मरूं तो ये मेरा भतीजा इन्हें दोबारा तंग ना करे और जैसे ही मैं वफ़ात पाऊं तो उसके बाद डायरेक्टली मेरी तमाम जायदाद मेरी भतीजे के पास जाने से पहले मेरी तमाम दोनों बेटियों के नाम कर दी जाए। इसी के साथ वो उन कागजात पर दस्तखत करता है और दस्तखत करने के बाद वो वकील से कहता है कि जितना हो जल्दी हो सके इन तमाम कागजात को कोर्ट में पेश करो और उसके बाद मुझे बताना कि क्या ये तमाम कागजात पर जो मैंने दस्तखत किए हैं और जो कोर्ट की तरफ से आर्डर आया है क्या ये आर्डर इस पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। जिसके जवाब में वकील कहता है कि मैंने आपसे कहा है कि ये आर्डर कोर्ट की तरफ से है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर परेशान होते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी परेशानी का।